आजकल मार्केट अगर 2% भी गिर जाता है ना तो लोग बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली मार्केट क्रैश तब माना जाता है जब मार्केट 1 या 2 दिन के अंदर ही 10% से ज्यादा गिर जाए। इसी से मिलती जुलती एक टर्म है मार्केट करेक्शन, जिसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट करेक्शन ग्रेजुअल होता है, यानी इसमें शेयर की प्राइस अचानक से नहीं गिर रही है। यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर शेयर की प्राइस में आपको धीरे धीरे डाउनफॉल देखने को मिलता है। ऐसे ही 20 से भी ज्यादा बेसिक टर्म्स आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं, और ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो ना तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। अब ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होती है? तो ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है कंपनी की, जो कि P&L स्टेटमेंट में दिखाया जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, इसको टॉप लाइन कहा जाता है। अब इसको टॉप लाइन क्यों कहा जाता है? टॉप लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो पैसा है जो कंपनी के पास अपने बिजनेस ऑपरेशन से आया है और वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली आपको P&L स्टेटमेंट में सेल्स के नाम से देखने को मिलता है, आपको कई सारे आर्टिकल्स में रेवेन्यू के नाम से भी देखने को मिलता है, और कई जगह पर इसको टॉप लाइन भी बोला जाता है। तो अगर कोई टॉप लाइन बोल रहा है, रेवेन्यू बोल रहा है या सेल्स बोल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर सेल्स की बात ही चल रही है। और इसको देखकर आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि इसे टॉप लाइन क्यों बोल रहे हैं। इसे टॉप लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वो पैसा है जो कंपनी के पास सबसे पहले आया है। अब इसी से मिलता हुआ एक टर्म है बॉटम लाइन। अब ये बॉटम लाइन क्या होता है? तो जो कंपनी के पास लास्ट में पैसा बचता है उसको बॉटम लाइन कहा जाता है, और इसको कई बार नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है, और इसके साथ ही कई बार इसको पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है। तो अगर कोई आपको कहे नेट प्रॉफिट तो समझ जाना नेट प्रॉफिट की बात चल रही है, पैट के बारे में कहे तो भी नेट प्रॉफिट की बात चल रही है, और अगर कोई बॉटम लाइन कहता है तो भी नेट प्रॉफिट की ही बात चल रही है। अब नेक्स्ट टर्म बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताइए कि शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म्स हैं वो हैं बोनस और स्प्लिट। इन दोनों में इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इनके बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्प्लिट की बात करते हैं। तो स्प्लिट में बेसिकली क्या होता है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यहां पर तोड़ा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में 1:4 का स्प्लिट होता है, तो इसमें एक शेयर को 4 भागों में तोड़ा जा रहा है। यानी अगर स्प्लिट से पहले आपके पास 1 शेयर था तो अब आपके पास 4 शेयर होंगे। अगर 100 शेयर्स थे तो 400 शेयर्स होंगे। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर स्प्लिट से पहले शेयर की प्राइस 100 रुपए थी ना, तो अब वो भी 1/4 हो जाएगी। तो ऐसे में अगर आपके पास पहले 100 रुपए वाला 1 शेयर था तो अब आपके पास 25 रुपए वाले 4 शेयर होंगे। यानी पहले भी आपकी इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की थी, अब भी आपकी इन्वेस्टमेंट 100 ही रुपए की रहेगी। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स के माइंड में रहता है, वो ये है कि अगर मान लीजिए 1:4 का स्प्लिट हो रहा है तो इसमें 1 शेयर टूट के 4 बनेगा या 4 शेयर टूट के एक और जुड़ जाएगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्प्लिट के केस में अगर 1:4 का आपको स्प्लिट देखने को मिल रहा है, तो जो पहला वाला शेयर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका ओरिजिनल शेयर है, और इसके बाद में आपको जो नंबर देखने को मिलता है वो आपका स्प्लिट होता है। यानी 1:4 के स्प्लिट में आपका 1 शेयर टूटकर 4 शेयर बन जाएंगे। अब इसकी जगह पर अगर मान लो कि ये 1:6 का स्प्लिट होता तो यहां पर आपका जो 1 शेयर था उसको तोड़कर 6 शेयर्स बना दिए जाते और शेयर की प्राइस भी 6 गुना कम हो जाती। तो ये होता है स्प्लिट। अब बोनस की बात करते हैं। तो देखिए, बोनस के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि यहां पर आपको एक्स्ट्रा शेयर दिया जा रहा है। तो इस केस में आपके शेयर को तोड़ा नहीं जाता है, बल्कि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाते हैं। और यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको बोनस के केस में 2:1 का बोनस देखने को मिल रहा है, तो इस केस में जो आपको पहले वाला नंबर जो है वो आपका बोनस है, और जो बाद वाला नंबर आपको देखने को मिल रहा है वो आपका ओरिजिनल है। यानी इस केस में आपको 1 शेयर के ऊपर 2 और शेयर्स मिल जाएंगे। तो आपके पास टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे? 1 शेयर आपका ये है और इसके साथ 2 शेयर ये हैं, यानी आपके पास टोटल 3 शेयर्स होंगे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इन्वेस्टर्स को यह रहता है कि बोनस में तो शेयर की प्राइस घटती ही नहीं होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोनस में भी शेयर की प्राइस जिस प्रोपोर्शन में आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं उस प्रोपोर्शन में घट जाती है, और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम ही रहती है। यानी मान लो अगर पहले इसके शेयर की प्राइस 90 रुपीज थी, तो अब क्योंकि यहां पर आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे, तो अब 1 शेयर की प्राइस 30 रुपीज हो जाएगी, और 33 × 90, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल उतनी ही रहेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन या डाउट आपके माइंड में
ये आ रहा होगा कि अगर मान लो स्प्लिट या बोनस में शेयर की प्राइस घटी जानी है और हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहनी है, तो फिर इस स्प्लिट और बोनस का क्या फायदा है। तो आपको सीधा सीधा बता दूं, सच में कोई भी फायदा नहीं है। ये जो बोनस या स्प्लिट है, ये बेसिकली कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो कि स्टॉक को अफोर्डेबल बनाने के लिए होते हैं। अगर मान लीजिए कोई शेयर 10,000 रुपए का है तो हर कोई उसको नहीं खरीद पाएगा, लेकिन अगर उसमें 1:10 का स्प्लिट कर दिया जाए तो अब उसके एक शेयर की प्राइस 1,000 रुपए हो जाएगी, तो अब बहुत सारे लोग खरीद पाएंगे। तो थ्योरेटिकली स्प्लिट या बोनस से कोई फायदा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो कई बार हमें थोड़ा बहुत शेयर की प्राइस में जंप देखने को मिलता है स्प्लिट के बाद। क्योंकि मान लो अगर किसी शेयर की प्राइस पहले 10,000 रुपए थी तो ज्यादा इन्वेस्टर्स उसको नहीं खरीदना चाहेंगे, तो उसमें ज्यादा बायर्स नहीं होंगे। लेकिन अब अगर उसकी प्राइस 1,000 रुपए हो जाएगी तो अब बहुत सारे लोग उसे खरीदने लगेंगे, जिससे उसमें बायर्स बढ़ेंगे और उसकी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो अब आपको स्प्लिट और बोनस के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया है। तो अब हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अब जनरली इन्वेस्टर्स को लगता है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों डिफरेंट अकाउंट होते हैं। डीमैट अकाउंट उस अकाउंट को कहा जाता है जिसमें आप अपने शेयर्स रखते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट उस अकाउंट को कहा जाता है जिसके थ्रू आप शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं। तो थ्योरेटिकली ये जो डीमैट अकाउंट है और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसी के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाता है, और जब आप यूज भी कर रहे हैं तब भी आपको कोई डिफरेंस समझ नहीं आता है। इसलिए आजकल हम ट्रेडिंग अकाउंट को भी डीमैट अकाउंट ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों डिफरेंट है। और हाँ, डीमैट अकाउंट की बात चली रही है, तो अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, और इस डीमैट अकाउंट के साथ ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म्स हैं वो हैं स्टॉक और शेयर। इन दोनों टर्म्स को लेकर तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि स्टॉक और शेयर सेम होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्योंकि हर कंपनी का सिर्फ एक ही स्टॉक होता है, लेकिन उसके करोड़ों शेयर्स हो सकते हैं। तो अगर आप कभी कह रहे हैं कि मैंने एक कंपनी के 2 स्टॉक खरीदे हैं, तो ये टेक्निकली गलत है। आपको यहां पर कहना चाहिए कि मैंने एक कंपनी के 2 शेयर खरीदे हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है, इसको हम मान लीजिए इसको एक स्टॉक कह सकते हैं हम, लेकिन इस स्टॉक के अंदर बहुत सारे शेयर्स होंगे। तो एक ये शेयर है, दूसरा शेयर है, तीसरा शेयर है, चौथा शेयर है। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा है स्टॉक, और ये जो छोटे छोटे हैं ये हैं शेयर्स। यानी स्टॉक एक ब्रॉडर टर्म है और ये जो शेयर्स हैं ये उसका पार्ट है। तो अगर आप कभी कहते हैं कि मैंने 4 स्टॉक खरीदे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 4 अलग अलग कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं। और अगर आप कभी कहते हैं कि मैंने 4 शेयर्स खरीदे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने किसी एक कंपनी के 4 शेयर्स खरीदे हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 11 स्टॉक्स हैं, तो इसका मतलब आपने 11 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, और इन कंपनीज में आपके डिफरेंट क्वांटिटी में शेयर्स हो सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म्स हैं वो है लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स। वैसे इसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करते हैं। तो देखिए, लार्ज कैप के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें वो कंपनीज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है साइज में। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसके पास ग्रोथ के कम चांसेस होंगे, लेकिन वो कंपनी सेफ भी होगी। तो जनरली ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, उनको लार्ज कैप स्टॉक्स माना जाता है। इसमें रिलायंस, टीसीएस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये मीडियम साइज की कंपनी है। तो अगर कोई कंपनी मीडियम साइज की है तो यहां पर लार्ज कैप के कंपैरिजन में इनके पास ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होंगे, और अगर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं और साइज इनका छोटा है तो इस केस में इनके ऊपर रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो जो मिड कैप कंपनीज होती हैं ये लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रिस्की होती हैं, और जनरली माना जाता है कि ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है वो मिड कैप कंपनीज मानी जाती हैं। क्लियर कर दूं कि ये कोई हार्डकोर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया के लिए बता रहा हूं। अब जो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स हैं वो हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। इनके बारे में बताने से पहले मैं बहुत बार मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्म का यूज कर रहा हूं। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि एक कंपनी का टोटल साइज कितना है, यानी वो कंपनी कितनी बड़ी है। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विद शेयर की प्राइस। यानी अगर शेयर की प्राइस 100 रुपए है और उस कंपनी के 10 शेयर हैं, तो उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी वो होगी 1,000 रुपए।
तो अब आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लियर हो गई है, तो चलिए अब समझते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। तो जनरली ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, फिर चाहे वो कितनी भी हो, उसको स्मॉल कैप स्टॉक्स ही माना जाता है। अब क्योंकि ये कंपनी बहुत ही छोटी है, तो इनमें जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर थोड़ा भी कंपनी के साथ कोई लॉस हो गया तो ऐसे में कंपनी पूरी डूब सकती है। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि क्योंकि ये कंपनी छोटी है तो इनके पास ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आपको ज्यादा रिटर्न्स भी ये कंपनी दे सकती है, बट उसके लिए आपको अच्छे से एनालिसिस करना होता है। अब एनालिसिस करने के लिए जरूरी है कि आपको नॉलेज हो, और फिलहाल अभी मैं आपको सिर्फ 20 टर्म समझा रहा हूं, लेकिन हमने एक स्टॉक मार्केट का कोर्स बना रखा है जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सिखाया है। वो कोर्स इन्वेस्टिंग के ऊपर है, ट्रेडिंग के ऊपर नहीं, पहले ही क्लियर कर दूं। बट उसमें आप स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं, और उसमें एक लेक्चर ऐसा भी है जिसमें हमने ऐसी 50 टर्म्स आपको समझाई हैं। तो उस कोर्स को आप हमारे ऐप नीरज जोशी से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है स्मॉल कैप स्टॉक और पेनी स्टॉक्स। अब स्मॉल कैप स्टॉक क्या होते हैं वो तो हमने आपको बता दिए हैं, तो अब समझते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। तो देखिए, पेनी स्टॉक उसी स्टॉक को कहा जाता है जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत कम होती है, लेकिन मार्केट कैप के कम होने के साथ साथ उसकी जो प्राइस है वो $1 से कम होनी चाहिए। ये यूएस के हिसाब से है। इंडिया के हिसाब से कुछ लोग 10 रुपए से कम को भी पेनी स्टॉक कहते हैं, कुछ लोग 50 रुपए से कम को पेनी स्टॉक कहते हैं, कुछ लोग 70 रुपए से कम को पेनी स्टॉक कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्राइस कम होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी प्राइस 40 रुपए है, 50 रुपए है। जैसे सुज़लॉन की बात कर लें, बहुत लोगों को लगता है कि ये एक पेनी स्टॉक है क्योंकि उसकी प्राइस 40-45 के आसपास चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50,000 करोड़ के आसपास है, यानी वो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो एक स्टॉक को पेनी स्टॉक होने के लिए सिर्फ प्राइस कम होना जरूरी नहीं है, उसके साथ ही उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होनी चाहिए। जनरली 200, 300, 400 करोड़ के आसपास हो और वहां पर प्राइस कम हो तो उसको पेनी स्टॉक कहा जाएगा। और रही बात स्मॉल कैप स्टॉक की, तो देखिए हर स्टॉक जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कैप स्टॉक है, यानी पेनी स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर आ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो एक स्टॉक है यमुना सिंडिकेट नाम से, जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 800 करोड़ रुपीस के आसपास है, यानी ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके एक शेयर की प्राइस 27,000 रुपीज है। तो क्या आप इसे पेनी स्टॉक कहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक 800 करोड़ की कंपनी और उसके एक शेयर की प्राइस 27,000 रुपए, और एक सुज़लॉन 50,000 करोड़ की कंपनी और उसके शेयर की प्राइस 40 रुपए। तो मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक फॉर्मूला बताया था जो कि है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई विद शेयर प्राइस। तो यानी जो कंपनी का टोटल साइज है वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स पर भी डिपेंड करता है, और ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये कंपनी के हाथ में होते हैं। अगर कंपनी ज्यादा शेयर्स मार्केट में निकालेगी तो शेयर की प्राइस कम होगी, और अगर कम शेयर्स मार्केट में निकालेगी तो शेयर की प्राइस ज्यादा होगी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है फाइनेंशियल ईयर। इसको सुनकर आपको लगता होगा ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 या FY25, तो इसका मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा कि हम कौन से साल की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि ये फाइनेंशियल ईयर होगा 2024 एंड 25, यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा ये अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चलेगा। मतलब ये अप्रैल 2024 से ही स्टार्ट हो जाएगा और हम FY25 बोलना शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको दोबारा हमारी वीडियो कभी रिकमेंड ही ना हो, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब जब फाइनेंशियल ईयर की बात चली रही है तो यहाँ पर क्वार्टर्स को भी समझ लेते हैं। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये बेसिकली 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। और मैं आपको बता दूं कि हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने हर क्वार्टर में अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर है वो चलता है अप्रैल से लेकर जून तक, सेकेंड क्वार्टर चलता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, थर्ड क्वार्टर चलता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और जो हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है वो चलता है जनवरी से लेकर मार्च तक। यानी अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है ये आपने कमेंट करके बताना है।
तो जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने हर क्वार्टर्स में अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। आपको मार्च 2021 दिखाई दे रहा है, जून दिखाई दे रहा है, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर और आगे दिसंबर के भी क्वार्टर रिजल्ट्स जल्दी कंपनी पब्लिश कर देगी। तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है और कंपनी को हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि एक कंपनी में किस किस टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब ये किस किस टाइप के इन्वेस्टर्स, हाँ मैं आपको बता दूं कि एक कंपनी में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको कंपनी के प्रमोटर्स देखने को मिलते हैं। प्रमोटर्स में जनरली आपको वो लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने कंपनी को शुरू किया था और ज्यादातर केस में सबसे ज्यादा जो होल्डिंग्स एक कंपनी की होती है वो प्रमोटर के पास ही होती है। तो प्रमोटर में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है आप उसको कंपनी का ओनर भी समझ सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको जो नेक्स्ट टर्म देखने को मिल रही है वो है FIIs। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs में बेसिकली आपको वो इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि रहते तो फॉरेन में हैं लेकिन उन्होंने इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब जैसे हम इस कंपनी की बात करें तो यहां पर FIIs में कौन आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर आ रही है, यानी सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए ये इसके लिए FIIs है। ऐसा ही यहाँ पे आपको यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड देखने को मिल रहा है, तो इन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए ये FIIs की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमें टर्म यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है DIIs। DIIs की फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नाम से ही समझ आ रहा है कि जो इंडिया बेस्ड इंस्टीट्यूशन इंडियन किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे DIIs कहा जाता है। और इस स्टॉक में DIIs कौन है, तो देखिए यहाँ पर LIC DII है क्योंकि वो एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा आपको SBI का म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना वही DIIs या FIIs में होते हैं। FIIs में भी इस केस में आपको सिंगापुर की गवर्नमेंट देखने को मिल गई, लेकिन कई बार जो फॉरेन म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो किसी दूसरी कंट्री में यानी इस केस में इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए FIIs आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको जो इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं वो होती है गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है तो उनको भी एज अ शेयर होल्डर दिखाया जाता है। और उसके बाद लास्ट में हम आते हैं पब्लिक, जिनको रिटेल इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है, यानी आप और हम जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक टर्म्स हैं वो हैं डिविडेंड वर्सेस डिविडेंड यील्ड। अब जनरली आप न्यूज में देखते हैं कि एक कंपनी 100% का डिविडेंड दे रही है। ये देखकर आपको लगता है कि 1000 रुपए का शेयर है तो 1000 रुपए का ही डिविडेंड हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो अपनी फेस वैल्यू पे देती है। और ये जो फेस वैल्यू है ये सिर्फ नाम की वैल्यू होती है, ये डॉक्यूमेंट वैल्यू है या ऑन पेपर वैल्यू है जो कि जनरली 10 रुपए या उससे कम होती है। जैसे यहां पर आपको एक स्टॉक देखने को मिल रहा है, इसके शेयर की प्राइस चल रही है 2700 रुपीज। अब अगस्त 2023 में इसने 9 रुपीज का डिविडेंड दिया था। तो ऐसे में जनरली कहा क्या जाता है कि कंपनी ने 90% का डिविडेंड दिया है क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है और जो कि एक डॉक्यूमेंट वैल्यू होती है। तो अब 10 रुपए का 90% क्या होता है, वो होता है 9 रुपीज। तो टेक्निकली आपको कंपनी ने पर शेयर पर 90% का ही डिविडेंड दिया है, लेकिन देखो टेक्निकली का क्या करना है, हमें तो चाहिए कि एक्चुअल में हाथ में कितना पैसा आएगा। तो इसको देखने के लिए आपको डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए जिसमें हमें समझ आता है कि कंपनी अपने शेयर की प्राइस के हिसाब से कितना डिविडेंड दे रही है। तो अगर आप किसी कंपनी का डिविडेंड देखना चाहते हैं तो कभी भी उसने डिविडेंड कितना दिया है ये मत देखिए, उस नंबर को मत देखिए, डिविडेंड यील्ड को देखिए और इसके बेसिस पे जज कीजिए कि कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है या कम डिविडेंड देती है। वैसे आपको बता दूं कि आपको डिविडेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए, अगर कंपनी अच्छी है तो आप ग्रोथ से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपको कितने % के रिटर्न्स दिए हैं। तो ROI को निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है आपको जितने रिटर्न्स मिले हैं डिवाइडेड बाय आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, और अगर आपको ये नंबर परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई विद 100 करना होता है। तो अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो यहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई 100 रुपीज, जिसके ऊपर आपको 20 रुपए का फायदा हुआ, तो आपके रिटर्न्स हो गए 20। और क्योंकि हमें ये नंबर परसेंटेज की टर्म्स में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई विद 100, तो 100 से 100 को हमने डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आ गया 20%। तो इस तरीके से आप अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको स्टॉक मार्केट की बहुत सारी बेसिक टर्म्स समझा दी हैं। अब हम स्टॉक मार्केट की जो एडवांस टर्म्स होते हैं
उनके ऊपर भी एक वीडियो लाने की सोच रहे हैं। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स होंगे और इस वीडियो में अगर 15,000 लाइक्स होंगे तभी हम एडवांस स्टॉक मार्केट टर्म्स के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हां, अगर आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो देखने को मिल रही है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।